नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। तैयारी आप सबकी साथी बहुत अच्छी चल रही होगी, खूबसूरत चल रही होगी और जानदार चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से स्पीड से साथियों आके जुड़ जाओ। और कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। साथियों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और थंबनेल साथियों आज हमारा कौन सा लगा हुआ है? पॉलिटी वाला थंबनेल कहाँ गया? ओके ओके ओके, पॉलिटी का थंबनेल, चलो कोई बात नहीं। एक बार देख लेता हूँ सत्य, इसमें पॉलिटी का आज थंबनेल है नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, तो एक बार दोस्तों एक सेकंड दीजिएगा। चलिए, ओके चलो कोई नहीं। चलिए दोस्तों, क्लास नंबर आप देख लीजिएगा, 8 है या 8 होगा ना आज तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो साथियों शुरू करते हैं अपनी क्लास को, एक शानदार सी जबरदस्त सी क्लास को। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप साथियों पढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आपकी चल रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और साथियों आज जो हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी को पढ़ने वाले हैं, और डीपीएसपी में भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत अभी नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो अभिनंदन, सुस्वागतम, वेलकम है दोस्तों। हमारी जो क्लास का टाइम टेबल होता है, वो हमारी क्लास का टाइम टेबल साथियों कितने बजे होता है? सुबह 9 बजे आपकी जो रीजनिंग की क्लास चलती है साथियों, फिर आपका 10 बजे साइंस की क्लास चलती है, 9 बजे शाम को मैं पढ़ाता हूँ जीके जीएस, और 10 बजे आपकी मैथ की क्लास चलती है। टेलीग्राम के लिए साथियों आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी टेलीग्राम पर साथियों आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। साथ के साथ बात करें तो हमारे कोर्स को आप अगर परचेज करना चाहते हो तो एक बेहतरीन से साथियों जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन कोर्स में आपको साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ, जहां पर आप 399 रुपए में दोस्तों इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये जनरल अवेयरनेस का दोस्तों एक फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आपको इन सभी एग्जामों के लिए जीके जीएस पढ़ाया जाएगा। साथ के साथ साथियों इसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर साथियों आप जुड़ सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए साथियों बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसमें आपको साथियों डेली आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी और क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे। डेली साथियों लाइव क्लासेस होगी, बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं। 2024 के क्वेश्चन आपको साथ में मिलेंगे, मतलब थ्योरी और क्वेश्चन दोनों रहेंगे। बायलॉन्गल कंटेंट होगा, पीडीएफ होगी साथियों, और टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, जाके साथियों आपको यहाँ निर्माण व जनरल अवेयरनेस का दिख जाएगा, जाके आप बाय कर लेंगे तो दोस्तों आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हम डीपीएसपी पढ़ रहे थे। सिंपल भाषा में मैंने आपको एक बात बताई थी कल दोस्तों, डीपीएसपी का एक सीधा सा फंडा है कि डीपीएसपी के अंदर यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि सबसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। तो आप कहोगे सर ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए दोस्तों? ये आपने डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए हैं? तो आप कहेंगे सर ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों कॉन्सेप्ट लिया है। दूसरा, मैंने आपको कल भी बताया होगा कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी व्यवस्था है जो आपका अधिकार नहीं है। मतलब हमने साथियों अपने देश को अच्छा बनाने के लिए अपने संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा है, जिनके बारे में व्यवस्था की गई है कि अगर राज्य सक्षम होगा तो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी ये सारी चीजें। लेकिन अगर राज्य सक्षम नहीं हो तो आप इसके लिए न्यायालय वगैरह नहीं जा सकते, आप इसके लिए डिमांड नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते कि हमें चाहिए चाहिए, हमारा अधिकार है। नहीं, अगर राज्य के पास चीजें उपलब्ध है तो वो कराएगा, नहीं है तो साथियों आपको नहीं मिलेंगी ये चीजें। बात समझ में आ गई? बोले सर बात समझ में आ गई। कुछ बातों पर हमने कल बात कर ली थी दोस्तों। आर्टिकल अगर हम बात करें तो कहां से कहां तक पढ़ेंगे? तो आर्टिकल आपको 36 से 51 तक पढ़ना होगा, यानी कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए हैं वो हमें 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक संविधान में देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि 12 से 35 हम क्या पढ़ के आ रहे हैं? 12 से 35 अभी आपने देखा दोस्तों, क्या पढ़ा था आपने? 12 से 35 1 2 3 5 मैंने याद करवाया था। तो दोस्तों आपने अपने कुछ मौलिक कर्तव्य जाने थे, अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, मैंने कल कुछ बात कर ली थी, हाँ शुरू कर लेते हैं यहीं से एक बार। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं अनुच्छेद आपसे बात करूंगा 36 के बारे में। दोस्तों आर्टिकल 36 ऐसे समझो जैसे हम पढ़ चुके हैं, मतलब कल नहीं पढ़ चुके हैं पहले भी। दोस्तों मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया था, जब आपको मैं साथियों आपके कर्तव्य बढ़ता रहा था तो मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, जिस आर्टिकल के अंदर मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर राज्य शब्द परिभाषित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि दोस्तों कौन से अनुच्छेद में हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ते समय राज्य शब्द की परिभाषा को पढ़ा था? तो आप कहेंगे सर याद नहीं आ रहा। तो बेटा हम किस लिए, हम आपको याद करवाने के लिए तो खड़े इधर। दोस्तों अनुच्छेद 12 जब हमने पढ़ा था तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई थी।
दोस्तों मैंने उस समय आपसे कहा था कि संविधान के अंदर दो ही ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अंदर राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। एक तो साथियों आपका अनुच्छेद 12 और दूसरा आपका अनुच्छेद साथियों 36 रहने वाला है। तो अगर आपने अनुच्छेद 36 पढ़ा है, अनुच्छेद 12 पढ़ा है जिसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, तो दोस्तों समझो कि 36 में भी वही राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। क्योंकि जब हमारे मौलिक अधिकारों को हम पढ़ते हैं तो हम राज्य के बारे में तो जान लें कुछ, सेम साथियों यहां पर जब हम नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ रहे हैं तो हम राज्य के बारे में तो जान लें। तो आर्टिकल 36 और 12 बिल्कुल सेम है और लिखा हुआ भी है दोस्तों, भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में है। अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द में मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी सरकारी संस्था हैं वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो ये मैंने आपको साथियों उस समय बता दिया था। तो इसमें अनुच्छेद 36 में वही चीज है जो अनुच्छेद साथियों आपके 12 में है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोले सर क्लियर होगी। अब दोस्तों बात करेंगे हम यहां से आगे अनुच्छेद 37 के बारे में। दोस्तों अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि जो आपको डीपीएसपी यानी कि साथियों जो आपके नीति निर्देशक तत्व है ना, ये न्यायालय में साथियों परिवर्तनीय नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सिंपल मैं आपसे ये कह के चल रहा हूं कि साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका कोई अधिकार नहीं है। और अगर अधिकार नहीं है तो ये बात 37 में लिख दी गई कि आप इनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में आप इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकते कि हमें नीति निर्देशक तत्व नहीं मिल रहे हैं। तो जब आप आगे नीति निर्देशक तत्वों को भी पढ़ोगे ना तो इससे बहुत सारी बातें ऐसी देखने के लिए मिलेंगी कि अगर वो सब बातें भारत में अप्लाई हो जाए ना तो हमारा भारत कहा जाता है कि किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। यानी साथियों नीति निर्देशक तत्वों में जो आप व्यवस्थाएं देखोगे अगर वो भारत में लागू हो जाएं तो भारत एक स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा कई सारे साथियों लोगों ने कहा है। तो वो सब बातें क्या लागू होनी संभव है? दोस्तों सरकार अगर सक्षम होगी तो करेगी, लेकिन साथियों आप 37 आर्टिकल में स्पष्ट लिख दिया गया कि आप इनके लिए दोस्तों न्यायालय नहीं जा सकते। आप जैसे मौलिक कर्तव्यों के लिए दोस्तों हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवा सकते थे, आप यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो 37 में क्या लिखा है कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब ये डीपीएसपी जो है, नीति निर्देशक तत्व जो है, ये न्यायालय में दोस्तों परिवर्तनीय नहीं है। देश के शासन के लिए साथियों ये मूलभूत है। क्या है? देश के शासन के लिए मूलभूत है। नीतियां बनाते समय दोस्तों इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब ऐसा नहीं कि राज्य अगर राज्य को पता है कि भाई न्यायालय आप नहीं जा सकते तो राज्य इन पर काम ही ना करे, राज्य ने प्रोवाइड कराने की कोशिश ही ना करे। नहीं, राज्य का कर्तव्य होगा कि इनको लागू करने की कोशिश करे। और ये तत्व किसी देश के शासन का क्या है? मूलभूत अंग भी है। तो राज्य का भी कर्तव्य होगा कि कोशिश करे, लागू करे कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू हो जाए देश के अंदर। दोस्तों अब हम बात करेंगे 38 के अंदर। जब हमने 37 पढ़ा तो 37 में क्या है कि न्यायालय नहीं जा सकते, इस बात का रोक लगा दिएगा। 36 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा। 37 में क्या है? पहले ही रोक लगा दी गई कि भैया आप न्यायालय नहीं जा सकते अगर आपको ये नहीं मिलेंगे तो। अब दोस्तों बात करते हैं 38 और 38 में आप बात करेंगे 38 का फर्स्ट। दोस्तों 38 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य इस प्रकार के साथ सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा कि जिससे दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात होगी और बहुत शानदार से प्रश्न आपको यहां से बना के देगी। पहली बात तो अनुच्छेद 38 में किन 3 शब्दों की बात की गई है? दोस्तों इसमें कहा गया है कि इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाए देश के अंदर कि दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके और लोक कल्याण की बात की जा सके। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे यहां से, आपको देखने में सिर्फ सिंपल सा एक आर्टिकल लग रहा होगा। दोस्तों पहली बात तो इसमें कितने शब्दों का प्रयोग किया गया, कितने न्याय की बात कर रहा है? सत्य सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है। दूसरा दोस्तों कौन सा संविधान का अनुच्छेद ऐसा है जो लोक कल्याण की बात करता है? किसकी बात करता है? जो लोक कल्याण की बात करता है। तो अनुच्छेद 38 दोस्तों लोक कल्याण की बात करता है। और कोई भी राज्य तभी तो लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा जब उस देश के नागरिकों को दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिला हुआ होना चाहिए। अब मैं आपको प्रश्न बताऊं यहां से क्या क्या बने हैं। पहला प्रश्न सुनो, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करने के लिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा,
क्वेश्चन वो आपको कहीं से भी घुमा के लेके आएगा और क्वेश्चन आपके सामने साथियों देगा, और टफ क्वेश्चन भी यहां से बना है। ध्यान से सुनना, इस अनुच्छेद में साथियों राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बन सके इस बात पर ध्यान दिया गया है। और राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कब बनेगा? जब उसे तीनों प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, समझते हो ना इस बात को तो कि सामाजिक न्याय क्या होता है? समाज के अंदर आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए, समाज के अंदर साथियों आपकी वरीयता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि समाज में आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, तो सामाजिक न्याय। आर्थिक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश में कुछ वर्ग तो साथियों बहुत ज्यादा अमीर है, रईस है, कुछ लोग साथियों जीवन में उनको बीपीएल कार्ड धारक हो गए है ना, मतलब बेचारे खाना ही नहीं मिल पा रहा है, तो आर्थिक न्याय देश के अंदर हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। दूसरा राजनीतिक न्याय, जैसे वोट डालने का ही अधिकार नहीं है, आप किसी राजनीतिक व्यवस्था में ही शामिल नहीं हो सकते, तो आपको तीनों प्रकार के साथियों न्याय मिलने चाहिए, तब आप जाके अपने देश को लोक कल्याणकारी राज्य बना पाओगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, कि आपको देखने में बड़ा सामान्य सा लगा होगा, आसान सा लगा होगा, सर तीन ही शब्द तो हैं आपके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दोस्तों इनका क्रम ही पूछ लिया गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, गलत हो जाएगा। साथियों अगर आप सबसे पहले किसी को न्याय देने की बात करते हो तो उस व्यक्ति को पहले सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को पहले सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को दोस्तों बाद में आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, और फिर राजनीतिक न्याय अंत में मिलना चाहिए। तो ये क्या है साथियों, आपका न्याय देने का यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्रम ही रहता है। तो ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इस बात के लिए भी साथियों थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखिएगा। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई दोस्तों? बोलो हाँ कि ना। इतनी बातें समझ में आई दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत समस्या आपको? बोलो। अंजलि यादव क्या कर रही हो? चलिए दोस्तों, स्टूडियो में ना एक वो मधुमक्खी आ गई है। अब वो अगर कहीं पे काट गई तो कहीं ऐसा ना हो साथ मैं आपको दूसरे स्वरूप में दिख जाऊं, इसे थोड़ा सा क्लास को डिस्टर्ब कर रही है। आज हमने ना बाहर वाला गेट खोल दिया, बालकनी वाला, बाहर थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो सोचा कि थोड़ा सा हवा आएगी ठंडी ठंडी, अच्छा लगेगा। तो एक मधुमक्खी अंदर आ गई। अब मधुमक्खी क्या कर रही है, दो डांस कर रही है, तो मेरे को डर लग रहा है उससे, कहीं ऐसा ना हो कि दोस्तों वो काट जाए कहीं पे, है ना। काटेगी तो दर्द तो क्या होगा, लेकिन हाँ स्वरूप बदल जाएगा थोड़ा सा, बस ये वाली बात है। ठीक है, अब इसको मार सकते नहीं, हम सोच रहे हैं निकल जाए, प्यार से चली जाए। नहीं तो हमारा कालू आया तो अभी बेटा काम कर देगा खत्म, समझ गए ना। तो दोस्तों बात समझ में आई आपको इतनी? चलें आगे इससे। चलो, क्या होता है ना कि लाइट बहुत ज्यादा होती है, लाइट बहुत ज्यादा होती है, और जब लाइट बहुत ज्यादा होती है तो ये इनको कुछ दिखता भी नहीं है। चलिए, हाँ दोस्तों 38 में हमने देखा कि आपको कल्याणकारी राज्य बनाने की व्यवस्था की गई है। दूसरा, तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, लेकिन वो क्रम यही होना चाहिए, पहले व्यक्ति को दोस्तों सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, फिर उसको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, और फिर राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। सिंपल, हमने यही बात करी थी, आगे बात करते हैं। अब दोस्तों 38 में एक आपको सेकंड भी मिलेगा, मतलब 38 में आपको सेकंड भी मिलेगा। इसमें राज्य जो है वो आय की असमानता को कम करेगा। क्या करेगा? राज्य इनकम की असमानता को कम करेगा, एवं साथियों लोगों के बीच में प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसरों की साथियों असमानता को कम करेगा। यानी कि साथियों देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आय की असमानता फैली हुई हो। मतलब आज आप क्या देखते होगे भारत के अंदर, आज आप क्या देखते होगे कि साथियों 90% लोग जो हैं वो मात्र 10% देश का पैसा लेके बैठे हैं। 90% लोग मात्र 10% पैसा लेके बैठे हैं। जो बड़े बड़े साथियों उद्योगपति हैं, सारा पैसा तो उन्हीं के पास है। और दोस्तों यानी कि 90% लोग हो गए, ये क्या हो गए, 90% लोग हो गए, और पैसा साथियों
पैसा कितना है इनके पात्र मात्र और मात्र दोस्तों 10% पैसा है। और 10% लोग ऐसे देश के रईस हैं जो देश का पूरा 90% पैसा लेके बैठे हैं। तो ये आर्थिक असमानता ही तो है, ये आय की असमानता ही तो है। इन लोग कहते हैं ना कि भारत के अंदर गरीब हमेशा गरीब होता जाएगा, अमीर हमेशा अमीर होता जाएगा। तो यही व्यवस्था तो है। ये राज्य का सत्य कर्तव्य होगा। 38 सेकंड ये कहता है कि आय की असमानता को कम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोस्तों भारत के इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा ना हो। उसके अलावा दोस्तों लोगों के बीच में दोस्तों प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को कम करेगा। मतलब सुविधा बराबर मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वीआईपी लोगों को सारी सुविधाएं, उनको साथ में प्रतिष्ठा सम्मान बराबर मिलना चाहिए, साथ के साथ साथ उनको अवसर भी बराबर मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि साथियों आपके नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो आपके राज्य को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें सब यही बातें लिखी गई हैं। तो 38 में आपने जाना। 38 के अलावा दोस्तों आप ये अनुच्छेद देखिएगा दोस्तों, अगर आप 38 के बाद 39 अनुच्छेद देखते हो तो 39 अनुच्छेद में साथियों इसमें आपको 6 बातें देखने के लिए मिलती हैं। 39 अनुच्छेद में क्या है 6 बातें हैं, क्योंकि आप 9 को अगर घुमाओगे तो कैसा दिखेगा, 9 को आप घुमाओगे तो 6 ही तो बन जाएगा। तो 39 से ही ध्यान रखना, इसमें कितनी बातें हैं 6 बातें हैं। अब 6 बातें हैं क्या, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली बात लिखी गई है, यानी सिंपल ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ लेगा कि कितनी बातें लिखी गई हैं, नहीं, आपको 6 बातें याद रखनी है। सिंपल क्या है कि वैसे एक ही अनुच्छेद लिखा हुआ है, हमने पार्ट पार्ट में तोड़ लिया जिससे याद करने में आसानी हो। जैसे सत्य राज्य क्या करेगा, सभी स्त्रियों व पुरुषों की जीविका प्राप्त करने के लिए समान अवसर देगा। जीविका का मतलब अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा दोस्तों भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं सत्य नियंत्रण इसी प्रकार से हो जिससे सामूहिक हित हो सके। भौतिक संसाधन क्या होते हैं दोस्तों, जितनी प्राकृतिक चीजें, मान लो नदियां हैं, मान लो पहाड़ हैं, मान लो सत्यो बहुत सारी प्राकृतिक चीजें हैं, तो जितने भी भौतिक संसाधन होंगे ना उन पर स्वामित्व और नियंत्रण सत्य सभी का कैसा होना चाहिए, सभी इस प्रकार से हो कि सामूहिक हित हो सके। ऐसा नहीं कि मान लो कि पेट्रोल का खदान निकल गई, किसी पहाड़ में साथियों बहुत कुछ मिनरल वगैरह मिलने लगे और किसी उद्योगपति ने जाके क्या कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, बोले ये तो मेरा होगा। नहीं साथियों, भौतिक संसाधनों के अंदर आप इस तरह से स्वामित्व और नियंत्रण करेंगे जिससे कि साथियों सभी का सामूहिक हित हो सके। 39 में ये वाली बात दी गई है। तीसरी बात दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था में धन एवं उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। वही बात हो गई कि साथियों ज्यादातर चीज जो है अमीर लोगों के ही पास मिल जाए। आर्थिक व्यवस्था में धन एवं उत्पादन मतलब जितनी भी चीज धन की बात करें, जो चीज देश के अंदर उत्पादित हो रही है उसमें अमीर लोगों ने ही उनको अपने अधिकार में ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी पुरुषों और स्त्रियों को सबसे समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यहां लिखा हुआ समान वेतन मिलना चाहिए। तो देश के अंदर अगर सत्य समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कोई करता है तो वो कौन करता है, तो वो साथियों आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंदर हमें अनुच्छेद 39 में देखने के लिए मिलता है। ये आपकी 4 बात होगी दोस्तों। इसके अलावा 5वीं बात क्या है कि सभी स्त्री एवं पुरुष, कौन, सभी स्त्री एवं दोस्तों पुरुष कार्मिकों के स्वास्थ्य का एवं बच्चों के दोस्तों कम उम्र का दुरुपयोग नहीं हो एवं नागरिक आर्थिक आवश्यकताओं के साथ से विवश ऐसा रोजगार नहीं करे जो उनकी दोस्तों आयु के अनुकूल ना हो। यानी कि अब यहां कहा गया है कि साथियों जो स्त्री और पुरुष होंगे अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य के बारे में मतलब स्वास्थ्य के बारे में सोचना होगा और बच्चों की कम उम्र के बारे में सोचना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई छोटा सा बच्चा है 6-7 साल का, आपने उसे साथियों काम पे लगा रखा है, उसका तो जीवन ही खराब हो जाएगा। जो बच्चा जिसकी उम्र पढ़ने वाली होगी अगर साथियों उस उम्र में वो काम करेगा, अगर वो उस उम्र में काम करेगा तो क्या भारत कल्याणकारी राज्य बन पाएगा? भाई आगे वो काम ही करता रहेगा, एक दिन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर वो अपनी उम्र में पढ़ेगा तभी तो आगे जाके साथियों देश के अर्थव्यवस्था में कुछ काम कर पाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने कहा कि सभी स्त्री पुरुष कार्मिकों के स्वास्थ्य की एक तो हमें सोचना होगा और बच्चों के साथियों कम उम्र का दुरुपयोग ना हो। साथियों नागरिक आर्थिक आवश्यकता में विवश होकर ऐसा रोजगार नहीं करेगा जो उनकी आयु के अनुकूल ना हो। छोटा सा बच्चा है, आपने पत्थर ढोने पे लगा रखा है,
अब वो उसकी आयु के हिसाब से काम थोड़ी है। ठीक है, आप काम कराओ, लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए कराओ। इससे हमारा राज्य क्या होगा, एक अच्छा राज्य बनेगा। और ध्यान रखना, राज्य का मतलब यहाँ पर देश से होता है। ठीक है दोस्तों, छठी बात क्या कही गई है 39 के अंदर, साथियों बच्चों को स्वतंत्र एवं गर्मायुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा एवं साथियों शोषण से रक्षा की जाएगी। मतलब जो कम उम्र के बच्चे होंगे उनको साथियों एक तो स्वतंत्र रखा जाए और गर्मायुक्त वातावरण उनको मिलना चाहिए, क्योंकि यही तो बच्चे आगे चल के भविष्य होंगे हमारा देश का। तो 39 अनुच्छेद जो है, इस 39 के अंदर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि देश हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। लेकिन सत्य विडंबना कि ये बातें जरूरी नहीं है कि पूरी हों, ये बातें जरूरी नहीं है पूरी हों, लेकिन फिर भी राज्य कोशिश करे कि ये सब कंप्लीट चीजें देश के नागरिक को मिलने चाहिए। बात समझ में आई? अब देखो दोस्तों 39A, जब भी हम किसी अनुच्छेद को दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम किसी अनुच्छेद को इस तरह से लिखते हैं 39A, तो इस ए का मतलब है, अगर ये साथियों स्मॉल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करता था। अगर हम इसे साथियों बड़ा लिखते हैं यानी कि कैपिटल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया है। अगर आपको कहीं भी दोस्तों इस तरह से कोई आर्टिकल दिखे तो अगर ए बड़ा लिखा हुआ है यानी कि साथियों बात करें कैपिटल लिखा हुआ है तो समझना ये साथियों क्या है, ये अनुच्छेद आपका नया जोड़ा गया है। अगर ए इस तरह से लिखा हुआ मिले, मतलब छोटा ए लिखा हुआ मिले, मतलब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हुआ करता था। अब कैसे लिखा हुआ, बड़ा लिखा हुआ, मतलब ये बाद में जोड़ा गया होगा। 39A में यह कह दिया गया कि राज्य सभी लोगों को समान न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को जो लोग अपराध कर जाते हैं, अपराध इसलिए कर जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता। बेटा अभी बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकता, आज मैनेज कर लेना, कल से हम ब्लैक पे येलो और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ ले आएंगे। ठीक है, तो अभी आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने क्या कहा कि दोस्तों 39A में क्या लिखा हुआ है कि समान न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं देश के अंदर जिनको कानून की नॉलेज नहीं होती, कानून का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनसे अपराध हो जाते हैं। तो राज्य ऐसे लोगों के लिए दोस्तों यहां पर विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। दोस्तों अभी आपने एक मामला देखा, जैसे अभी मैं आगे बताता हूं, मामला एग्जांपल बाद में लूंगा। तो मैंने कहा ये साथियों क्या है कि नया जुड़ा होगा। तो दोस्तों 39A अनुच्छेद जो है ना, ये 42वां संविधान संशोधन साथियों 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा? 1976 में साथियों से जोड़ा 39A को। दोस्तों 39A के ही आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाएगा, जिसको साथियों आप नालसा के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको वो एग्जांपल बताता हूं। जैसे कहा कि राज्य क्या कराएगा, आपको विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अभी आपने मेरठ के मुस्कान का मैटर देखा, जो मेरठ के अंदर ये मुस्कान नाम की लड़की जो हुआ करती थी, लड़की का जो पत्नी थी, उसने क्या किया कि अपने पति को मतलब लगा के ठिकाने और ड्रम के अंदर साथियों क्या करवा दिया, मतलब सेट करवा दिया। आपको सारे बच्चों को पता होगा मामला। अब क्या हुआ कि मुस्कान ने क्या कहा, मुझे सरकारी वकील चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मुझे चाहिए वकील। तो साथियों हमने क्या किया, उसे वकील दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये अनुच्छेद 39 से तो उसे शक्ति दे रहा है ना कि साथियों सभी राज्य जो क्या करेगा, सभी लोगों को समान न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। करवा दी ना उसे विधिक सहायता, समझ गए ना बात को। तो 39 क्या है दोस्तों, इस तरह की व्यवस्था आपका करने का काम करता है। साथियों अनुच्छेद 40 स्टार लगा लेना। अगर डीपीएसपी में कोई अनुच्छेद आपसे पूछा जाने की संभावना है तो पहला अनुच्छेद दोस्तों आपका 40, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा ही जाता रहा है क्या? ये सबको याद हो जाएगा, सब बच्चों को इसका पता भी है। दोस्तों राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा, उन्हें साथियों शक्ति प्राधिकार देगा, जिससे साथियों वह स्वायत्त शासन की इकाई बन सके। सिंपल बात ये समझो कि आपके जो ग्राम पंचायत का गठन है ना, वो अनुच्छेद 40 के तहत ही होता है। बात समझ गए? जो ग्राम पंचायत का गठन है वो साथियों अनुच्छेद 40 के अंदर ही होता है। और यही बात ऐसे ही पूछी जाएगी कि मतलब ग्राम पंचायत का संगठन, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा, तो गठन वही बात हो गई। और उन्हें शक्ति प्राधिकार देगा, जिससे कि साथियों स्वायत्त शासन होता है, मतलब खुद का शासन आगे बढ़ा सके। दोस्तों ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 40, इस अनुच्छेद में हमें गांधी जी के ग्राम स्वराज के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि गांधी जी क्या कहते थे
कि साथियों हमारे देश के अंदर अगर हमने गांव को संपन्न कर दिया तो हमारे गांव से ब्लॉक संपन्न होंगे, तहसीलें संपन्न होंगी, जिला संपन्न होगा, जिला के बाद साथियों राज्य संपन्न होगा, राज्य के बाद देश संपन्न हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा था कि दोस्तों कहीं ना कहीं हमें अपने गांव का विकास करना चाहिए, और इसमें दोस्तों ग्राम पंचायतों के संगठन की ही बात की जा रही है। तो इसमें दोस्तों हमें गांधी जी के ग्राम स्वराज के बारे में जानकारी मिल रही है, या इसका साथियों भाव देखने के लिए मिल रहा है। अनुच्छेद 41 में क्या है? अनुच्छेद 41 में व्यवस्था की गई है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए दोस्तों काम, शिक्षा और सहायता उपलब्ध कराएगा। देखो कितनी अच्छी बात है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं में रहते हुए काम, शिक्षा और दोस्तों सहायता उपलब्ध कराएगा। साथियों बेरोजगार, बुजुर्ग और बीमार विकलांगों को सहायता उपलब्ध करवाएगा। अब अगर ये साथियों डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निष्कर्ष लागू हो जाते तो साथियों आपको राज्य क्या करवा रहा होता? आपको काम दे रहा होता, आपको शिक्षित कर रहा होता। चाहे बेरोजगार है उसको काम मिलेगा, बुजुर्गों को सहायता मिलेगी, विकलांगों को साथियों हेल्प मिलेगी। तो अगर ये लागू हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कहा कि भाई राज्य के अगर समर्थ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अभी देखो आप अनुच्छेद अगला पढ़ो, 42 में क्या लिखा हुआ है? 42 में लिखा हुआ है कि राज्य कार्य की साथियों न्याय संगत और मानवोचित दशा उपलब्ध करवाएगा। राज्य ने काम तो दे दिया आपको 41 के तहत, टेम्परेचर हो रहा है 60 डिग्री 70 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको धूप में काम करवाया जा रहा है, तो क्या वो मानवोचित दशा है? क्या मानव काम कर पाएगा उसमें? नहीं कर पाएगा। आप काम दे रहे हो ना, तो आपको न्याय संगत और मानवोचित दशा भी देनी चाहिए। ठंड में काम कर रहे हैं, कपड़े पहन नहीं रखे, तो क्या मानवोचित दशा है? नहीं। राज्य मानवोचित दशा उपलब्ध करवाएगा। पानी है नहीं है, जिस व्यक्ति को आप काम दे रहे हो ना, उसकी व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो बस काम कर रहा है और उसकी अन्य बातों के बारे में कोई जानकारी आप नहीं रख रहे। मानवोचित दशा में व्यक्ति काम करेगा। दूसरा दोस्तों, इसी अनुच्छेद के तहत आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट महिला होती है हम उनसे काम नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि यार प्रेग्नेंट महिला अगर काम करेगी तो क्या मानवोचित दशा, क्या हमारा देश साथियों कल्याणकारी राज्य बन पाएगा? तो क्या कहेगा देशों, जो प्रेग्नेंट है महिला जिसको रेस्ट पर होना चाहिए वो कहीं काम कर रही है। तभी आपने देखा होगा साथियों जहां भी जॉब वगैरह करती हैं उनको साथियों एक लीव मिल जाती है अगर महिला प्रेग्नेंट होती है तो। कौन सा अनुच्छेद? 42 अनुच्छेद। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को तभी काम करवाएंगे जब दोस्तों न्याय संगत और मानवोचित दशा उसके पास होगी। समझ में आ गया? अब दोस्तों देखो 43 में क्या है दोस्तों? 43 के अंदर राज्य जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी यानी कि आपको धन उपलब्ध कराएगा। और इसी अनुच्छेद के तहत दोस्तों कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग जो होते हैं उनको बढ़ावा इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप एक बात ध्यान रखो, 41, 42 और 43 हम तीनों बातों को तीनों अनुच्छेदों को एक साथ याद करने के लिए जा रहे हैं। देखो अनुच्छेद 41 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है राज्य आपको काम देगा। 42 में दिया हुआ है काम करने का माहौल देगा, मानवोचित दशा जो भी बताया। और 43 में क्या लिखा हुआ है? काम के बदले धन देगा। बस तीन बात याद रखना, काम देगा, काम का माहौल देगा और काम के बाद पैसा देगा। तो 41, 42, 43 एक साथ याद कर लोगे। पहला क्या है? राज्य आपको काम देगा। 42 क्या है? काम करने का माहौल देगा। तीसरा क्या है? अगर काम हो गया तो जीवन निर्वाह योग्य दोस्तों मजदूरी यानी कि धन उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों काम के बदले पैसा देगा। 41, 42, 43 एक साथ आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हाँ, दमन से याद कर सकते हो। दमन से क्या बनता होगा? मतलब काम देगा का दमन से कैसे बनाते हो बेटा इसको आप? हाँ भाई, दमन से कैसे बनाते हो? अभी बात करेंगे बेटा उस पर, तो अगले अभी 43 तक ही तो आए। अब देखो दोस्तों अगर हम बात करें तो 43 के बाद अब 43A हमारा बाद में देखने के लिए मिलता है। ये साथियों 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, क्योंकि 43A आपको दिख रहा है मतलब बाद में जोड़ा होगा। राज्य उद्योगों के प्रबंध में कार्मिकों की साथियों भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यानी कि साथियों आप क्या देखोगे कि जो राज्य होगा वो साथियों उद्योगों के प्रबंधन में
और किसकी, काम करने वाले लोग यानी कि कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। आप दोस्तों रेलवे के अंदर कभी जाइएगा, रेलवे के अंदर आपको एक व्यवस्था दिखेगी यूनियन। जैसे आपने देखा होगा जब मैं महात्मा गांधी जी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया होगा कि महात्मा गांधी अहमदाबाद के अंदर लेबर एसोसिएशन की स्थापना करके आगे। तो दरअसल ये जो आपकी यूनियन बनती है ना, जैसे आपने मजदूर संघ जैसे रेलवे में जाओगे तो वहां आपको देखने के लिए मिलेगा यूनियन। यूनियन क्या करेगी ना कि अगर आपको कोई भी अधिकारी परेशान कर रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, काम करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप यूनियन से अपनी बात रखो, यूनियन आपकी बात को साथियों ऊपर तक पहुंचा के आपकी हेल्प करेगा। तो साथियों यहां क्या है कि उद्योग प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, यानी यूनियन जो रेलवे की बनती है वो इसी के आधार पर साथियों बनती है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो दोस्तों 43A में हमने ये कह दिया कि जो भी उद्योग प्रबंधन है ना उसमें नागरिक जो काम कर रहा है ना व्यक्ति, उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए कि वो भी अपने हिसाब से कुछ चीजों में इंटरफेयर कर पाए। तो साथियों ये बाद में जोड़ा गया था 39 से। तो यूनियन इसी अनुच्छेद के आधार पर रेलवे वगैरह में यूनियन वगैरह आपको देखने के लिए मिलती है। 43B क्या है, ये भी साथियों बाद में जुड़ा है। ये 97वें संविधान संशोधन 2000 बाद में जोड़ा गया। दोस्तों राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। आपने ये देखा होगा कि दोस्तों आपके गांव के अंदर गोदाम होते होंगे जहां आपको खाद बीज दवा वगैरह मिलता होगा, गेहूं वगैरह। तो ये इसको बोलते हैं सहकारी संस्था, क्या है, सहकारी गोदाम बोलते हैं उसको। तो अनुच्छेद 43B जो है ये बाद में जुड़ा और इसने क्या किया कि गांव के अंदर जो गोदाम वगैरह खोले जाते हैं इसी अनुच्छेद के आधार पर खोले जाते हैं कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना साथियों गांव के क्षेत्र में होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद आपका 44। एक तो मैंने स्टार लगाया था दोस्तों 40 पर और दूसरा स्टार लगा रहा हूं दोस्तों आपका 44 पर। बहुत इंपोर्टेंट अनुच्छेद है दोनों ही, ये दोनों ही पूछे जाएंगे डीपीएसपी से। है क्या 44 में? 44 में सिंपल समझो दोस्तों, इसमें कॉमन सिविल कोड दिया गया है, समान नागरिक संहिता दी गई है। सर ये बताओ कि समान नागरिक संहिता होती क्या है? हमें तो समान नागरिक संहिता ही नहीं पता। मैं बताता हूं दोस्तों। उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या भारत के अंदर समान नागरिक संहिता लागू है कि नहीं है? आप ये बताओ, क्या भारत के अंदर समान नागरिक संहिता लागू है कि नहीं है? यस और नो में जवाब दो, बोलो। भाई बोलो। नो नो नो। देखो दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू है या नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर अधिकतर मामलों में भारत में समान नागरिक संहिता लागू है, कुछ मामलों में नहीं है। जैसे गोद हो गया, जैसे विवाह हो गया, है ना, कुछ चीजों में लागू नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा कुछ बच्चों का, सर हम तो इसका जवाब बाद में देंगे, पहले ये बताओ समान नागरिक संहिता क्या होती है। मैं बताता हूं दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के लिए नियम कानून समान होने चाहिए। नियम कानून समान होने चाहिए समान नागरिक संहिता के तहत। तो क्या भारत के अंदर सभी लोगों के लिए नियम कानून समान हैं? तो वही जवाब मैंने आपसे पूछा था दोस्तों। अगर कोई रिक्शा वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को थप्पड़ लगाता है तो उसको वही सजा दी जाएगी थप्पड़ लगाने की जो एक साथियों बहुत बड़े व्यक्ति के थप्पड़ लगाने पर सजा दी जाएगी। मतलब अगर एक रिक्शे वाले ने किसी को थप्पड़ लगाया तो सजा, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ लगाया तो सजा समान होगी। तो क्या हमारे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू नहीं है? लागू है अधिकतर मामलों में। और साथियों इसी अनुच्छेद के अंदर समान नागरिक संहिता ही बताई गई है कि दोस्तों भारत के अंदर क्या होगा कि हर व्यक्ति के लिए समान कानून होना चाहिए, समान व्यवस्थाएं होनी चाहिए, समान तरीके से साथियों विधि का निर्वहन होना चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। जैसे अगर एक हिंदू पुरुष है, अगर उसकी एक शादी हो चुकी है, उसकी साथियों पत्नी है, तो वो दूसरी पत्नी नहीं रख सकता। लेकिन अगर एक मुस्लिम है, उसकी एक शादी हो चुकी है, वो दूसरी पत्नी रख सकता है। तो ये कौन सी बात हुई? यही तो हुआ ना कि भारत के अंदर कुछ मामलों में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। भाई व्यक्ति तो वो भी है, व्यक्ति वो भी है।
अगर वो दो पत्नी रख रहा तो दूसरा क्यों नहीं रख रहा? अगर पहला दो पत्नी नहीं रख पा रहा तो दूसरे को भी नहीं रखना होना चाहिए। तो समान नागरिक संहिता लागू कुछ मामलों में देश के अंदर नहीं होती है, अधिकतर मामलों में भारत में समान नागरिक संहिता लागू होती है। तो अनुच्छेद 44 में दोस्तों यही आपका समान नागरिक संहिता की ही व्यवस्था की गई है, जिसे आप कॉमन सिविल कोड की बात कहते हो। और दोस्तों भारत के अंदर अब इस पर बहुत विवाद चल रहा है कि देश के अंदर दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा कि कोई भी मुस्लिम 3 बार अपनी पत्नी को तलाक 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 बोलता था, जो एक तलाक बिद्दत मुसलमानों में होता है। 3 तरह के तलाक होते हैं दोस्तों मुसलमानों में, जिसमें एक तलाक बिद्दत होता है। इस तलाक बिद्दत को ही कहा जाता है 3 तलाक। तो कोई भी मुस्लिम अगर अपनी महिला को 3 बार तलाक 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 बोल देता था तो उसकी महिला को तलाक ले लेना पड़ता था। हिंदू तो साथ रोज कहता है छोड़ के जा छोड़ के जा, है ना। तो समान नागरिक संहिता होनी चाहिए भाई। तो इसलिए हमने 3 तलाक को खत्म कर दिया। हमने 3 तलाक को साथियों यहां पर हाँ, 3 तलाक को साथियों हमने यहां पर खत्म कर दिया। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में साथियों समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो इसमें क्या बात की गई है? इसमें दोस्तों समान नागरिक संहिता की यहां बात की गई है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर साथियों मतलब एक देश में रहने वाले सभी लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु एक प्रकार की ही व्यवस्था होना समान नागरिक संहिता कहलाता है। तो पहले तो यह समझ में आ जाना चाहिए कि समान नागरिक संहिता है क्या। दूसरा यह समझ में आ जाना दूसरा क्या समझ में आ जाना चाहिए कि समान नागरिक संहिता साथियों कहलाती है कि सभी लोगों के लिए दोस्तों यहां पर बराबर नियम कानून होने चाहिए। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि भारत के अंदर कुछ मामलों में समान नागरिक संहिता दोस्तों लागू है, लेकिन कुछ मामलों में साथियों लागू नहीं है। जैसे साथियों क्या हो गया? जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद लेना हो गया, इसके अलावा उत्तराधिकार हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर क्या लागू नहीं है? इसके अंदर समान नागरिक संहिता यहां पर लागू नहीं है। दोस्तों इसको शॉर्ट में कहते हैं आपका यूसीसी। और यूसीसी में जो आपको कॉमन सिविल कोड कह रहा था, उसका मतलब साथियों यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे यूसीसी कहते हैं ना, कॉमन सिविल कोड नहीं साथियों। यहां पर क्या होगा? आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, ठीक है। तो कुछ मामलों में नहीं है, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार मामलों में सतत समान नागरिक संहिता देश के अंदर लागू नहीं है। तो सबसे अच्छी बात क्या है ना, इस अनुच्छेद को आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंदर है, यही तो क्वेश्चन पूछेगा, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो आप देखना क्या है क्वेश्चन, समान। और दोस्तों डीपीएसपी के अंदर क्या कोई और अनुच्छेद तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर दोनों अंक समान हो? देखो 4-4 समान ही तो है। तो जैसे ही आपको पता पूछेगा ना कि समान नागरिक संहिता, तो आप ध्यान रखना कि दोनों अंक समान है, 4-4 समान ही तो हो गए। 4-4 याद कितना आसानी से हो गया, है ना। समान नागरिक संहिता सत्य किसके अंदर लागू है, कौन से अनुच्छेद में है? तो आप कहना कि उसके दोनों डिजिट समान होंगे, यहीं से पता चल जाएगा। समान नागरिक संहिता डिजिट समान, 4-4। क्लियर हो गया? याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। दोस्तों अनुच्छेद 45 जो है, इसके अंदर राज्य 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए साथियों प्रारंभिक एवं बाल्य अवस्था तथा शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और दोस्तों अगर आप यहां देखेंगे बाल्य अवस्था, जो आपकी आंगनवाड़ी वगैरह चलाई जाती है, आंगनवाड़ी वगैरह चलाई जाती हैं, वो इसी चीज के लिए तो चलाई जाती हैं कि दोस्तों 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा की व्यवस्था करने का काम राज्य करे। ये आपका 45 अनुच्छेद में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों ये पहले 45 में हुआ करता था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए दोस्तों अनिवार्य
और निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको साथियों क्या कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया। तो बताओ फिर ये अब कहां पर रखा गया है, क्योंकि हम इसे पढ़ के आ रहे हैं 21A के अंदर। बात समझ में आई? तो साथियों अब ये अनुच्छेद 45 में व्यवस्था हुआ करती थी, 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको डीपीएसपी से हटा के तो मौलिक अधिकार के अंदर जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 46 की बात करेंगे। राज्य जनता के दोस्तों दुर्बल वर्ग यानी SC ST की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में साथियों वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं अन्य प्रकार के शोषण से बचाएगा। दोस्तों एकमात्र अनुच्छेद है जहां पर दोस्तों दुर्बल वर्ग प्रयोग किया गया है। अगर अभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दुर्बल वर्ग प्रयोग किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 46 अनुच्छेद में आपको दुर्बल वर्ग दिखेगा। यानी दुर्बल वर्ग SC ST की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि करेगा और इनका साथियों कहीं भी शोषण नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए साथियों राज्य को कोई व्यवस्था अपनानी पड़े। तो दुर्बल वर्ग SC ST के शोषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 46 आपका है, जो राज्य अगर दे देगा तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। अनुच्छेद 47 में क्या लिखा हुआ है कि दोस्तों राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और स्वास्थ्य स्तर को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। राज्य क्या करेगा कि अपनी जनता के लिए लोगों का सबसे जीवन स्तर उच्च होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य स्तर बेहतर होना चाहिए और पोषाहार स्तर भी अच्छा होना चाहिए। तो 47 अनुच्छेद में राज्य 3 कामों पर काम करेगा। एक तो पोषाहार अच्छा होना चाहिए लोगों का, उनका जीवन स्तर और स्वास्थ्य स्तर भी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों यहां पर क्या है, ये प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। आप जानते हैं दोस्तों कई बार कि जैसे बिहार हो गया, जैसे गुजरात हो गया, दोस्तों वहां के राज्यों ने अपने राज्यों के अंदर शराब बंद कर दी। क्यों? अनुच्छेद 47 के आधार पर उन्होंने कहा कि यार हम अपने लोगों का क्या, हम स्वास्थ्य स्तर अच्छा चाहते हैं, उनका जीवन स्तर अच्छा चाहते हैं, उनका पोषाहार स्तर अच्छा चाहते हैं, तो हम अपने राज्यों के अंदर शराब को बैन करते हैं, शराब को बंद करते हैं। दोस्तों राज्य मादक पदार्थ यानी कि जो भी साथी पीने खाने वाली चीजें होती हैं, मादक पदार्थ पर भी रोक लगाएगा, यानी शराब बंदी साथियों इसी अनुच्छेद के तहत कोई भी राज्य कर देता है। दोस्तों इसके अलावा कि अगर कोई भी स्वास्थ्य के लिए साथियों हानिकारक होने वाली औषधियों पर रोक लगाएगा, जैसे साथियों औषधि परियोजन के अलावा कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके अंदर आपको अल्कोहल मिलता है, जैसे खांसी की जितनी दवाई होती हैं उनमें सब में अल्कोहल मिलता है। तो अगर कोई भी ऐसी साथियों कह रहा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने वाली औषधियों पर भी रोक लगाएगा, अगर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगी, तो उन दवाइयों को भी राज्य साथियों बैन कर सकता है औषधि प्रयोजन के अलावा, मतलब उनका सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उस बात को छोड़कर। तो 47 में क्या है कि राज्य साथियों इन तीनों चीजों के लिए काम करेगा कि लोग अच्छे साथियों हो सके, लोग अच्छे हो सके, जीवन स्तर अच्छा हो, स्वास्थ्य स्तर अच्छा हो और पोषाहार स्तर व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए। दोस्तों 48 में क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 48 में दोस्तों राज्य कृषि एवं पशुपालन में सुधार हेतु आधुनिक और वैज्ञानिक साथियों प्रणालियों का उपयोग करेगा। नरेंद्र मोदी जी लेके आगे इसी के तहत 3 प्रकार के बिल आधुनिकीकरण कर रहे हैं भैया हम तो कृषि का। किसान उतर आए सड़क पर, बोले नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 48 में राज्य क्या करेगा, कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करेगा। गाय, बछड़े, दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार करेगा एवं इनके वध पर रोक लगाएगा। पूछ लेता है आपसे, बताओ गाय का वध बैन या गाय के वध पर रोक लगाने का प्रयास अनुच्छेद किसमें किया गया है? 48 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। साथियों अनुच्छेद 39 में क्या है, 48A पहले पढ़ेंगे। 48A में क्या है कि राज्य देश के साथियों पर्यावरण का संरक्षण करेगा, यानी कि पर्यावरण के बारे में भी किसमें दिया गया है, आर्टिकल 48A में दिया गया है, एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। वन्य जीव जो होते हैं गाय वगैरह का वध जैसे अभी हमने देखा, या फिर अन्य जो वन्य जीव होते हैं हिरण वगैरह जो शिकार कर लेते हैं, तो उनके लिए साथियों रक्षा करेगा। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में साथियों 48A जोड़ा गया था। क्या हमें साथियों सेम बात कहीं और भी पढ़ने के लिए मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर साथियों आप अपने देश के मूल कर्तव्यों को पढ़ोगे, 51A में भी साथियों आपको सेम बात देखने के लिए मिलेगी। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि बताओ कौन सी एक बात ऐसी है जो आपको मूल कर्तव्य और डीपीएसपी में दोनों में देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों यही बात है कि राज्य देश के पर्यावरण में संरक्षण करेगा, वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये बात आपको दोस्तों 51 के ए में भी देखने के लिए मिलेगी और 48 ए में भी देखने के लिए मिल रही है। तो दोनों ही जगह ये बातें देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ 49 की बात करें तो संसद विधि बनाकर राष्ट्र महत्व के स्मारक तथा स्थानों और वस्तुओं को साथ संरक्षण देगा। संसद क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। जो भी साथियों स्मारक हैं आपके कैसे राष्ट्र महत्व के, कोई किला है या फिर कोई अन्य चीज जैसे यूनेस्को वगैरह के अंदर शामिल हो जाते हैं बहुत सारे स्थान, तो उनके लिए साथियों क्या करेगा, उनके लिए साथियों संसद यहां पर विधि बनाकर उनको संरक्षण प्रदान करेगा। इनके लिए दोस्तों कानून बना सकता है अगर कोई भी राष्ट्र स्मारक हमारे देश के अंदर है तो। साथ ही साथ दोस्तों 50 में बात करेंगे कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को दोनों को दोस्तों अलग करेगा। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, ये क्या बात कर दी भाई, हमारे देश के अंदर तो न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, व्यवस्थापिका अलग है ना। तो ये अनुच्छेद क्या कह रहा है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करेगा। सर एक कहां है बताओ भाई, ये तो अलग अलग ही है ना। तो फिर इस बात को लिखने की क्या आवश्यकता है, इस बात को लिखने की क्या आवश्यकता है भाई। हमारे देश के अंदर न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। न्यायपालिका का काम है न्याय करना, कार्यपालिका का काम है कार्य करना। तो फिर अलग है तो सर ये क्यों लिखा गया, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपने एक पद, जब अगर आप आईएएस वगैरह की तैयारी करोगे तो आप क्या बन जाओगे, डीएम बन जाओगे। क्या बन जाओगे, डीएम बन जाओगे। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप मुझे छोटी सी एक बात बताना कि डीएम जो पद है ये दोस्तों कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का है। पहले सिर्फ इतना बताओ, जो डीएम होता है वो कार्यपालिका का हिस्सा है या न्यायपालिका का हिस्सा है, छोटी सी बात बताओ। हाँ भाई, तो क्या कहोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, ये कोई न्यायपालिका कोई न्यायालय में थोड़ी बैठता है, ये किसका हिस्सा है, ये तो सर कार्यपालिका का हिस्सा है। क्या है सर, ये जो डीएम पद है ये किसका हिस्सा है दोस्तों, ये आपका कार्यपालिका का हिस्सा है। मैंने कहा बेटा बहुत सही बताया। फिर दोस्तों इसकी फुल फॉर्म बताना, तो आपने कहा सर इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर इसकी यहां पर फुल फॉर्म होती है। तो फिर मैंने पूछा बेटा मजिस्ट्रेट कौन होता है, मैंने क्या कहा बेटा मजिस्ट्रेट कौन होता है, तो आपने कहा सर मजिस्ट्रेट तो आपने हमें एक अनुच्छेद में और में भी पढ़ाया था, जहां आपने कहा था कि 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के पास ये राइट होगा कि उसे सजा देनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मजिस्ट्रेट जो शब्द है वो किसका है, तो बोले सर मजिस्ट्रेट तो शब्द आपने न्यायपालिका का बता रखा है। किसका बता रखा है, न्यायपालिका का बता रहा है। तो सर ये क्या हुआ, डीएम पद कार्यपालिका का है और उसकी फुल फॉर्म में जो हमें छिपा हुआ दिख रहा है वो पता पड़ रहा है कि वो तो न्यायपालिका का हिस्सा है। डीएम को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं, मजिस्ट्रेट न्यायपालिका का हिस्सा होता है, जबकि डीएम साथी खुद एक कार्यपालिका का हिस्सा है। तो दोस्तों यही बात तो आपको समझानी थी कि दोस्तों यहां 50 में यही लिखा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करेगा और यही व्यवस्था हमारे देश के अंदर की गई है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि डीएम जो पहले हुआ करते थे ना अंग्रेजों के समय में, इन्हें साथियों आप पहले कलेक्टर कहा करते थे। क्या कहा करते थे, कलेक्टर कहा करते थे। और कलेक्टर का काम क्या होता था दोस्तों, राज्य से टैक्स इकट्ठा करना, कर इकट्ठा करना। तो जब इनको कोई कर नहीं देता था तो इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि महोदय ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम अगर कार्यपालिका की व्यवस्था है और हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें टैक्स देगा कौन, आप हमें कुछ ऐसे राइट दो जिससे कि हम लोगों को सजा भी दे सकें, सजा के आधार पर उन्हें डरा के हम उसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से साथियों इनके नाम के साथ मजिस्ट्रेट जोड़ा गया। लेकिन हमने कहा कि न्यायपालिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी, इसलिए साथियों हमने क्या कर दिया कि डीएम को दोस्तों भले ही उसके नाम में मजिस्ट्रेट लगा हुआ है लेकिन दोस्तों वो न्यायपालिका का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि हम 50 के तहत क्या कर देते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करते हैं, पृथक करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि हमने जब अनुच्छेद पढ़े तो हमने कहा बेटा हमको 36 से 51 पढ़ने थे। डीपीएसपी में कहां से कहां तक, 36 से 51 पढ़ने थे। 36 से लेकर हम 51 तक आ चुके, ये रहा 51। तो एक बात बताओ, जो लास्ट में हम क्या बात करते हैं जब हम किसी से लड़ रहे होते हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे होते हैं, लास्ट में आके क्या बात करते हैं, यार शांत रहो ना यार, छोड़ो ना, बात को खत्म करो, चुप हो जाओ, यही कहते हैं ना लास्ट में आके। तो देखो लास्ट का अनुच्छेद भी क्या कह रहा है, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति, आ गई ना, लास्ट में आके यही तो चाहता है,
शांति, मर जाता है तो बस ऐसे लेट जाता है, शांति। तो ये अनुच्छेद अंत है, लास्ट है, तो लास्ट में आदमी किसकी बात करता है? शांति की बात करता है ना। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा राष्ट्र के बीच में साथियों न्याय संगत रूप में व्यवहार को बढ़ावा देना तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों में साथियों समाधान, उसका अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान साथियों मध्यस्थता से करेगा। यह अनुच्छेद भारत में साथियों विदेशी नीति का आधार है। तो हमने अनुच्छेद 51 में लिख दिया है कि दोस्तों हम क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति रखेंगे। इसलिए हम पहले किसी पर अटैक नहीं करते, हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, हम लड़ने वड़ने वाले देश नहीं है। और अगर साथियों अंतरराष्ट्रीय कोई विवाद होगा तो उस विवाद को हम मध्यस्थता से साथियों उसका समाधान ढूंढेंगे। ये हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है। इसलिए भारत साथियों हमेशा अपना डिफेंसिव मोड में रहने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई? तो सुनो, केटी शाह ने क्या कहा। केटी शाह एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक विचार कहा ये मैं ऐसा बैंक है, मतलब डीपीएसपी एक ऐसा बैंक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब राज्य ने बात तो बहुत अच्छी कर दी, लेकिन देगा नहीं देगा वो तो इसके ऊपर स्पष्ट है ना। तो नसरुद्दीन ने क्या कहा कि नए वर्ष के प्रथम दिन किए गए वादे जो दूसरे दिन भुला दिए जाते हैं वही आपके डीपीएसपी है। तो टीटी कृष्णाचार्य ने क्या कहा कि संविधान निर्माताओं की भावना का कूड़ेदान है डीपीएसपी, क्योंकि ये तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकते, राज्य चाहेगा तो दे देगा, नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोगों ने साथियों ऐसे ऐसे आपके विचार कहे। जैसे एमसी छांगला साहब ने क्या कहा कि इनको लागू कर दो ना तो भारत एक स्वर्ग बन जाएगा। तो एमसी छांगला साहब ने कहा। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि भारतीय संविधान की आत्मा बन जाएगा अगर डीपीएसपी को लागू कर दिया जाए। दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में माना गया कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार पूरक हैं, ये संविधान की आधारभूत संरचना में कोई भी आपस में बड़ा छोटा नहीं है। ये एक मामला हुआ करता था। बहरहाल आज हमारे पास समय कम ही है और हमने साथियों डीपीएसपी को पूरी तरह से खत्म कर लिया है। अच्छे एग्जामों में साथियों विचारक पूछे जाते हैं, आपसे शायद विचारक नहीं पूछे जाएंगे, तो लोड मत लेना आपको अगर ये बातें याद न रहेगी किसने क्या कहा था डीपीएसपी के बारे में। बहरहाल दोस्तों हमारा जो क्लास का टाइम टेबल है वो शाम को दोस्तों 9 बजे आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी, यानी कि शाम को 9 बजे मेरी क्लास होती है। बाकी क्लास का टाइम टेबल भी आप एक बार देख लीजिएगा। साथ के साथ साथियों हमारा जो कोर्स है वो अभी आपको 399 रुपए में मिल जाएगा। ये फाउंडेशन बैच है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जीके पढ़ाऊंगा। ये साथियों आप साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पे जाके ले लीजिएगा। ये सब फीचरों के साथ साथियों बेहतरीन तरीके से आपको कोर्स मिल जाएगा। तो जिसने भी इनरोल नहीं किया एक बार कर लीजिएगा, बाद में इसका रेट बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल दोस्तों।